नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान में चुनिंदा महकमों को अगर छोड़ दिया जाए तो तबादलों का सीजन खत्म हो गया है। मंगलवार शाम से ही बदलियों पर ब्रेक लग गया। इस बीच शिक्षा महकमे को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। पहले भी तबादलों की डेडलाइन को लेकर 15 दिन के वक्त को आगे बढ़ा दिया गया था, तो अब भी गुंजाइश है कि शिक्षा महकमे में होने वाले ट्रांसफर के लिए तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। इस बीच एक सवाल शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव का भी है। 1 जुलाई से सरकारी सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन मां साहब की बदली की खुमारी अब तक बाहर नहीं आ सकी। चंद सवाल सरकार से है, क्योंकि तबादलों को लेकर नीति की बात हर बार होती है, पर नीति के आधार पर तबादले नहीं होते। दूसरा सवाल है कि क्या राजनीतिक सिफारिश ही तबादलों का आधार है, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर से लगे मंत्री दरबार के बीच से मंत्री साहब के बंगले तक फरियादियों का किस्सा ट्रांसफर तक ही सीमित था। ऐसे हालात में आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात होगी विकास की राह में तबादलों की फांस पर। आपकी राय और खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी है। तो आज आप से तबादलों को लेकर बात होगी, खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक में वासुदेव देवनानी है प्रवेश उत्सव के बाद में जो हालात हैं, जो अपनी बात है वो बयान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है प्रवेश उत्सव की, और इस बीच में एक सवाल है हनुमानगढ़ के एक स्कूल का जो शिक्षा के हालात को, सच को बयान करता है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए इन तस्वीरों के जरिए समझते हैं कि माजरा पहली बार जी जान से लगे हैं। पहले चरण में जब 11 मई से 16 मई तक लगे, उस समय 1,60,000 नामांकन केवल प्रारंभिक शिक्षा में हुआ और 90,000 के आसपास सेकेंडरी में हुआ, और 26 तारीख से जो चला है इसमें भी अध्यापक घर घर सरकारी सुविधाओं का या उसमें दी जाने वाली योजनाओं का एक पैम्पलेट लेकर के घर घर प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए मैं शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और हम सोचते हैं कि यह वर्ष नामांकन और गुणवत्ता वर्ष बने, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। किस पद पे हो मैडम यहाँ पे? या मैं एचएम के पद पर ही हूँ। हाँ जी। नेशनल एंथम कौन सा है मैडम हमारा? ये आप कह रहे हो, आप इंग्लिश में कह रहे होंगे। इंग्लिश की मैं हूँ। मैडम आप एचएम हो स्कूल इंग्लिश? नहीं, मैं मेरा इसमें सब्जेक्ट में रुझान शुरू से नहीं है। ये सिर्फ एक इंग्लिश में नहीं है। अच्छा। बाकी सभी सब्जेक्टों में मेरा है रुझान। नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम राष्ट्रीय नेशनल एंथम राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता। पंजाब राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जी। थोड़ा सुनाएंगे? वंदे मातरम शीतलम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम करती है। सही है गुरु जी। आपको ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं आता है, आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे बताइए? नहीं, राष्ट्रगान आ रहा है जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। मैडम अपना नेशनल सॉन्ग कौन सा है? क्या? नेशनल सॉन्ग जनगण मन। नेशनल एंथम नेशनल एंथम वही है, जनगण मन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़े कितने तक आते हैं? आते पढ़े कितने तक आते हैं? नहीं आते? गिनती कितने तक? 50 तक आती है गिनती? कौन सी क्लास में? 5th में। पढ़े आते हैं कितने तक? 9 का 32। निशा कितने तक पढ़े आते हैं? 5 तक आते हैं। कौन सी क्लास में? तो 7वीं में पढ़े, 5 तक आते हैं। चलिए, ये तो स्कूलों की क्या हालत है, आज क्या कुछ हुआ वो बयान कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मंगलवार की, उस वक्त की जब तबादलों पर रोक लगने वाली थी, और चंद घंटों पहले कुछ विधायक पहुंचे शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के घर अपनी सिफारिशों को लेकर, और यही बड़ा सवाल है, इसी पर बात होनी है। दरअसल तबादलों का आधार क्या राजनीतिक रहा, इसे समझने की कोशिश होगी। बीजेपी के दरबार से, मंत्री दरबार से लेकर और मंत्री के बंगले तक आम आदमी की फरियाद को दरकिनार करके ये तबादले क्या किए गए, इसमें कोई नीति भी रही, इसको भी जानने की बात की जाएगी। 5 विधायक वहां मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामलाल शर्मा वहां पर है, फूलचंद भिंडा वहां पर है, शैतान सिंह वहां पर है। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा जो जिस हालात का हम जिक्र करने जा रहे हैं।
आप समझ सकते हैं कि तबादलों का आधार क्या रहा होगा और ऐसे में कैसे बात की जा सकती है। बनवारी लाल सिंघल ने अपनी बात भी की थी, आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं खास मेहमानों के साथ। बीजेपी विधायक नेता हीरालाल नागर साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के महामंत्री महावीर सियाग जी हमारे साथ हैं, राजस्थान शिक्षक संघ के नेता सियाराम शर्मा जी हमारे साथ हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन IC श्रीवास्तव साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हीरालाल नागर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, आपकी सिफारिश पर कितने तबादले हुए? देखिए, तबादले चाहे शासन किसी का भी रहा हो, राजनीतिक जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी सिफारिश पर हमेशा होते रहें, लेकिन इस बार अब एक जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने और हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है और एक स्टेटिंग पैटर्न पे जाकर के, और जो पद जहां शिक्षक काम बच्चे नहीं होते हुए भी लगे रहते थे, वहां अब उनके पद तोड़ करके उन्हें वहां भेजा जा रहा है जहां वास्तव में शिक्षकों की जरूरत है। चलिए, आपकी जो ये बता दीजिए, आपकी सिफारिशें ऐसे ही लोगों के लिए थी? नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जहां हमारे लगता है कि कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो पीड़ित पड़े हुए हैं, उनकी सिफारिश करना हमारा कर्तव्य है और उनकी सिफारिश की गई है, वो मानी भी जानी चाहिए। मतलब राजनीतिक मतलब तबादलों को लेकर एक बात क्लियर समझ ले हम लोग कि बीजेपी समर्थित लोगों के, भाजपा ने जिनकी सिफारिश की, उन लोगों के तबादले इस बार हुए। जो लोग राजनीतिक द्वेषतावश कहीं उनको दूर किसी कारण से पिछले शासन में कर दिया गया, उनको निश्चित रूप से कुछ लोगों को लाया गया है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हर तबादले में जिस तरह से अभी इस समय राइडर लगाए गए हैं और एक प्रयास किया गया है कि नीति के तहत तबादले हो रहे हैं। चलिए, नीति क्या है, अब इसी की बात कर लेते हैं। तबादले जब शुरू होने वाले थे उससे पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया कि हमने कई मॉडल्स को देखा और फाइनली हम लोग गुजरात मॉडल है, गुजरात का जो पैटर्न है उस पर बात करने वाले हैं। गुजरात पैटर्न के मुताबिक साल में 2 बार तबादले होंगे, पहला जून, मई या जून में, लेकिन यहाँ जुलाई में हुआ। मेरे ख्याल से वो पैटर्न लागू नहीं हो पाया, दिसंबर आएगा तब देख लेंगे। दूसरी बड़ी बात है, दूर दराज के लोगों को गृह जिलों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ है, कई ऐसी शिकायतें आई जो गृह जिलों से बाहर लोग चले गए। ऐसे में कौन सा मॉडल, कौन सी नीति रही? मॉडल निश्चित रूप से एक तैयार किया जा रहा है, अब हमें शुरुआत हुई है इसकी, पहली बार की। मतलब ये तो है कि बिना नीति के और बिना किसी मॉडल के फिलहाल तबादले हो गए? नहीं, उस पे कुछ नीति अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है और प्रयास किया जा रहा है कि नीति बन करके तबादले बने। हम भी चाहते हैं कि एक नीति बने, राजनीतिक दल सरकार किसी की बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी भी जब सत्ता में थी, इनकी पार्टी भी बात करती थी नीति की, और आप भी लगातार इस बारे में बात करते हैं, बहुत बेहतर है ये। महावीर सियाग साहब, तबादलों को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि मसला आप लोगों से जुड़ा हुआ है। जी, अभी जो तबादले हुए हैं, निश्चित रूप से ये तबादले बिना किसी नीति के हुए हैं और इन तबादलों से शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है। ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र किए गए हैं जहाँ एक सब्जेक्ट के टीचर को, कोई हिस्ट्री का टीचर है, उसको केमिस्ट्री के पद पे लगा दिया गया है। क्या केमिस्ट्री के विषय को वो पढ़ा सकता है? एक बात तो ये। दूसरा ये कि जो अभी ये कह रहे हैं कि हमने कुछ ध्यान रखा है जिनके साथ अन्याय हुआ था, पहले उस सरकार ने किया था। एक तो ऐसा कुछ है नहीं कि उस सरकार ने अन्याय किया और इस सरकार ने कोई न्याय कर दिया हो। दूसरा ये तय बात है कि उस सरकार ने भी राजनीति की थी और आपने भी उसी तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति में शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। असल में सारे जितने शिक्षक संघ हैं राजस्थान में और जितने शिक्षा के विद्वान हैं, उन सब का एक मानना है कि शिक्षा की एक नीति होनी चाहिए। सरकार खुद मानती है, पहले वाली सरकार भी मानती थी, ये सरकार भी मानती है, नीतिगत तौर पे मानते हैं, सैद्धांतिक रूप से मानते हैं, कहते हैं कि हम नीति लागू करेंगे, लेकिन ट्रांसफर जब होते हैं तब नीति लागू नहीं की जाती। हमने मंत्री जी से भी ये निवेदन किया था कि आपने एक लिखे लगा रखा है कि ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। केवल लिखे लगाने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप ट्रांसफर की कोई पॉलिसी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ताक पर रख दिए गए नियम, ऐसा कहना है। अर्चना जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, तब शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल थे और आज शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी है। दोनों के तरीके में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। सुनील जी, एक शिक्षा मंत्री को शायद आप भूल गए जिन्हें अभी हटाया गया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिसी, किसी पॉलिसी, हाँ आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं, शांति से सुनिए।
देखिए, पॉलिसी की बात कर रहे थे कि हमने एक पॉलिसी के तहत की, इनकी तो नीति एक ही है, राजनीति। और जब ये शासन में आए तो आते ही इन्होंने सबसे पहला वक्तव्य दिया कि राजनीतिक द्वेष से पीड़ित लोगों को अब ट्रांसफ़र करके और हम संरक्षण देंगे। यानी कैसे कर्मचारी का राजनीतिकरण होता है, इन्होंने करके दिखाया। जब शासन में आए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई शुरू की, जनता का राजनीतिकरण यही किया करते थे। बृजकिशोर शर्मा ने भी कोशिश बिल्कुल नहीं की। बृजकिशोर शर्मा जी ने ऐसी कोई कोशिश, सबकी सुनवाई होती थी और उसके अनुसार काम होता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विसंगति किसकी, कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई ना, वहाँ भी सबकी होती थी। हमने कोई कार्यालय में अपना जनसुनवाई का कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति यहाँ पर यह कि समानीकरण, एकीकरण के नाम पर जिस तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, फिर बैक फुट पर आए ये लोग। ये बताते कि इनकी सोच कितनी संकीर्ण और किस तरह नौकरशाहों के इशारों पर ये काम करते हैं। आज के अर्थ में भी देखें तो जो ट्रांसफर्स हुए, अभी ये बता रहे थे सियाग जी की किसी विधवा परित्यक्ता, इनके लिए तो पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन आज भी गुहार लगा रही है उनको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया। जिनको वास्तविक ट्रांसफर करने थे वो तो आज दर दर भटक रहे हैं, और जिनका ट्रांसफर किया सचमुच में इनके संरक्षण प्राप्त लोग हैं। दूसरी बात यह कि अभी आपने देखा कि 1000 के करीब प्रिंसिपल्स का पता ही नहीं कि कहाँ उनको जाना है, और शिक्षा विभाग को उसकी जानकारी, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग। ये जो तबादले हुए हैं अर्चना जी, ये जो तबादले हुए हैं शिक्षा महकमे के लिए क्या घातक साबित होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा का जो सत्र शुरू हो चुका उस तक आप तबादले कर रहे हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं कि आगे हमें तबादले करने। तो ऐसी अवस्था में प्रवेशोत्सव मनाने का तात्पर्य कहीं नहीं रहता, और उस सरकार को आईना वो शिक्षक दिखाते हैं जब काली पट्टी बांध करके और वो प्रथम दिवस पर जाकर विद्यालयों में और अपना काम करना शुरू करते हैं। देखिए अश्विनी जी, इसमें एक मोटी बात समझिए, आदर्श स्कूल के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो नीति और निहित एजेंडा इनका चल रहा है वो पूरी शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करेगा। आप एक तरफ तो कहते हैं हम रोजगार सृजन की बात करेंगे, लेकिन अब अधिशेष शिक्षक होने वाले आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, ऐसे 25 से 30 हजार शिक्षकों का दोनों ग्रेड्स में जो है सरप्लस काफी पेचीदगियां है और सरकार के पास फिलहाल जवाब नजर नहीं आता। जवाब क्या मिलता है इस पर बात करेंगे। इंद्र ओझा साहब बीकानेर से जुड़े हैं। ओझा साहब बताइए आपकी क्या राय है? इंद्र ओझा साहब जी सुन पा रहे हैं, आपको बताएं सर। हेलो, नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। देखिए, नागर साहब बैठे हैं, अर्चना जी बैठे हैं, मैं सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। ये अर्चना जी आज जो नीति की बात कर रही है, तबादला नीति, कांग्रेस सरकार के अंदर कौन सी नीतियों के अंतर्गत तबादले होते थे? ये दोनों ही सरकारों में तबादले के लिए कोई नीतियां नहीं बनी हुई है, और सब अपने अपने नेताओं के तहत अधिकारियों को इधर उधर और ट्रांसफर होते हैं। और इसमें मैं मालिक साहब स्पष्ट निवेदन करता हूँ, नागर साहब भी सुनने मेरी बात को, कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो अच्छे अधिकारी, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जिनको रोड पे काम करते हुए देखते हैं, ऐसे अधिकारी वो भी हटा के और किसी को गलत जगह पे लगा दिया है। तो ये सही नहीं है। इससे चलिए ओझा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियाराम शर्मा साहब, क्या स्थिति है तबादलों को लेकर आज राजस्थान की, खासतौर पर शिक्षा महकमे में? देखिए, ये ट्रांसफर का जो सिलसिला शुरू हो रहा है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बैक में जाना चाहूँगा। भैरव सिंह जी के टाइम पर बोर्डिया समिति बनी और उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की। लगभग 1.5-2 लाख रुपए उस समय खर्च हुआ था। उसके हिसाब से गुलाब चंद जी कटारिया जी ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसके हिसाब से ट्रांसफर बिल्कुल ठीक हुए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आई और बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने उस पॉलिसी को स्थगित करते हुए एक आदेश जारी किया। उस आदेश में ये स्पष्ट लिखा कि स्थानांतरण और पदस्थापन मंत्री की सहमति के बिना नहीं होंगे। अब उसी नियम की पोल में जितनी भी सरकारें उसके बाद बनी है, जितने भी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, वो सब उस आदेश की आड़ में सारा केंद्रीकृत मंत्री के पास में रहता है। आज आईएएस अधिकारी एक सहायक कर्मचारी का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं कर सकते। जब ये स्थिति है, आज जो ट्रांसफर हुए हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा महकमे का अगर पूरी बात की जाए तो राजनीतिक भेड़ चढ़ चुका है। कांग्रेस बीजेपी चाहे कोई भी हो, फर्क कुछ नहीं होता। पिसना सिर्फ शिक्षक को पड़ता है। स्कूलों में हालात खराब होते हैं और जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये पॉलिसी है। बिल्कुल पॉलिसी है। और चलिए आईसी श्रीवास्तव साहब, अब आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाह रहा हूं ऐसे हालात में क्या होना चाहिए था और क्या हो चुका है? मैं सबसे पहले 1973 में उप सचिव शिक्षा था जी। मेरे पास ये डिपार्टमेंट सेकेंडरी था। 73 के बाद में मैं
2001 में शिक्षा सचिव बना। मैंने दोनों ही दौर देखे, कई दौर देखे, और मैं सहमत हूँ बीकानेर वाले सज्जन जो बोल रहे हैं जितेंद्र कुमार कि दोनों ही सरकारों में राजनीतिकरण हुआ। और पॉलिसी तो अभी आपको याद दिला दूँ, 1989 की पॉलिसी अभी भी अप्रैल या मई की है, 29 अप्रैल का कुछ डेट है, जिसमें मोटे रूप से 2 साल रखा जाए कर्मचारी को और उसकी इच्छा के अनुसार रिक्वेस्ट भी मांगी जाए, और विडो कोटा और वो जो डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे में चर्चा है, लेकिन मोटे रूप से 2 साल पहले नहीं हटाया जाए। ये नीति जीएडी की है। शिक्षा विभाग में जैसे कहा उन्होंने बोर्डिया साहब की समिति बनी, कई बार ये प्रयास हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने उनको अंतिम वो जामा जिसको कहते हैं नहीं पहनाया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। और ये बात ये है कि राजनीतिक, मैं जब शिक्षा सचिव था उस वक्त हरि कुमार जी अध्यक्ष थे, वो डिस्कशन होता था, लेकिन वो कभी हस्तक्षेप उस तरह से नहीं करते थे, क्राइटेरिया को कभी तोड़ते नहीं थे। और है छोटा मोटा कोई था, लेकिन कभी ये राजनीतिकरण के साथ आदेश हो जाए। मैं शिक्षा विभाग के अलावा राजस्व विभाग की बात करूंगा, रामेश्वर डूडी नाम नहीं लेना चाहता था, शायद मुझे याद है, वो पटवारी और वो सहायक कर्मचारी के लिए जैसा कहा गया राज्यादेश होते थे। ये आप अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, मैं जरा नियमों की बात बता दूं, मैं रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसके अंतर्गत सरकार वर्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाती है, जिसमें कौन से मसले मंत्री तक जाएंगे, कौन से विभागाध्यक्ष जाएंगे, ये ऑलरेडी विभागाध्यक्ष के परिव्यू में है, डायरेक्टर एजुकेशन। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, आज ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, तो धज्जियां क्यों उड़ी? राजनीतिकरण हुआ, इसका डिस्टॉर्शन हुआ, तोड़ मरोड़ किया गया। ये तो नीतियों का वो है। फिर शिवचरण जी माथुर साहब की कमेटी बनी, उन्होंने ट्रांसफर की बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, जो कि वो चलिए इतिहास में अगर चले जाते हैं, पॉलिसीज लगातार बनी है, लेकिन जैसे सरकारें बदलती गई इन पॉलिसीज को ताक पर रख दिया गया। सुशील शर्मा है, जयपुर से पार्षद है, हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। साथ ही राजेंद्र जैन है, अजमेर से, वो जुड़े हैं। सुशील जी, पहले आपका रुख कर रहे हैं, बताइए आपकी क्या राय है? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तबादला जो है ना, ये उद्योग बना के रख दिया दोनों ही पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब इन्होंने बीजेपी वालों ने करिए मंडल अध्यक्ष की सिफारिश, मंडल अध्यक्ष 10-10, 5-5 हजार रुपए लेके सिफारिश कर रहे हैं, और उनकी सिफारिशों पर हो रहा है। और भी कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कहाँ पर लगना चाहिए, ये सारी ताक पे रख दी इन्होंने। मैं खुद मैं इसका भुगतभोगी हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं गया था मंत्री जी के बंगले पर, और उन्होंने सीधा सीधा वहां पर जो दलाल बैठे थे, उन्होंने कहा साहब 40,000 रुपए लगेंगे, ट्रांसफर करा देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इससे आगे की बात मैं हीरालाल जी से कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जैन साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ जी, बताएं आपकी राय क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के दौर में सरकार का जो परिवर्तन हुआ है, इसके अंतर्गत स्थानांतरण नीति का भी परिवर्तन हुआ है। स्थानांतरण नीति राजनीतिकरण से हो सकता है, लेकिन इसमें दौर में पोल है, इसको सुधार करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, जिस बात का जिक्र एक पार्षद ने किया, आज वो बड़ा सवाल है, सवाल नीति का है, जिसको ताक पर रख दिया गया और दावे सरकार की तरफ से तमाम किए गए। ऐसे में वो दावे कहाँ गए, वो नीतियां कहाँ गई, खाऊंगा न खाने दूंगा वाला नारा कहाँ चला गया? बात सब पहलुओं पर होगी। फिलहाल एक ब्रेक, बने रहिए। जब तक नीति तैयार नहीं होती तब तक शिक्षा का स्तर भी नहीं सुधरता। लेकिन तबादलों में शिक्षा नीति का आधार उसकी शिक्षा होनी चाहिए। जो आदमी पढ़ाने में अक्षम है, पढ़ा नहीं सकता, वो उस आदमी का स्थानांतरण दूर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके स्थानांतरण में शिक्षा नीति के साथ साथ उसकी सेवा बर्खास्तगी की ओर भी कदम बढ़े। तो शिक्षा में सुधार नहीं होने के कारण आज हम जो स्थिति देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भीड़ बढ़ रही है, सरकारी स्कूल घट रहे हैं। तो जिसकी अप्रोच है वो करवा लेगा, जिसकी नहीं होगा बेचारा बैठा रहेगा। जितने दिन तक तबादले चलते रहेंगे उतने दिन तक लोग हमारे पास आते रहेंगे। हर व्यक्ति अपनी तकलीफ लेकर आता है। हम लोगों को लोगों ने राज्य में से विधानसभा में भेजा है चुनकर, और मेरा तो ये भी सौभाग्य है कि बहुत बड़े वोटों से चुनकर भेजा है राजस्थान की जनता ने। राजस्थान में दूसरे नंबर की जीत का सौभाग्य मुझे अलवर शहर से प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। आज भी जब लोगों को पता है कि आज अंतिम दिवस है, और राजस्थान में पिछले दिनों हमने प्रमुख समाचार पत्रों में पढ़ा है कि लगभग 2 लाख डिजायर माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्राप्त हो गई, तो ये सब जानते हैं कि अगर 2 लाख डिजायर प्राप्त हो गई तो 2 लाख डिजायर्स को, आवेदनों को चढ़ाने के लिए कंप्यूटर में भी टाइम चाहिए, स्क्रूटनी करने के लिए भी चाहिए, कौन उसमें पात्र है और कौन किस पात्रता में नहीं आता है उसको देखने के लिए टाइम भी चाहिए। हर व्यक्ति काम चाहता है, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से जिस व्यक्ति ने भी हमको काम बता दिया, हम भी ये चाहते हैं कि 100% हो जाए। लेकिन जितना संभव हुआ है, मैं कहता हूँ धन्यवाद सहित माननीय मंत्री जी के, कि आपने बहुत बड़ी संख्या में सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करने का काम किया है। मेरे जो है फादर जो है स्वतंत्रता सेनानी है,
87 वर्ष जिनकी उम्र है, मेरी मदर है नहीं है, मेरे 2 भाई भी नहीं हैं और मेरे पिताजी मेरे पास रहते हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और उन्होंने अपने देश की सेवा में जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि 17 बार वो जेल गए, और लेकिन आज मेरा ट्रांसफ़र उन्होंने जो है 50 किलोमीटर दूर कर दिया है, जिससे वो इस सेवा से भी वंचित हो जाएंगे। और अब मैं माननीय महोदय साहब से मैं 1 मिनट सेकंड के लिए मिलना चाहती हूँ, वो मुझे समय भी नहीं दिया गया है। और इस बीच में आज एक सवाल भी आज आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी राय, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या तबादलों को लेकर सरकार ने जल्दबाजी की है, इस पर बात की जानी चाहिए। आप अपनी राय firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। ट्विटर पर #BigFightLive टाइप कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। एक विधायक को हमने सुना जो मिले, करीब 1 घंटा शिक्षा मंत्री के साथ बैठे रहे, तो दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा भी था जिसकी फरियाद थी लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं मिले। इस बीच में एक इल्जाम लगा सरकार पर पैसे लेकर तबादले किए गए। अर्चना शर्मा जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, सुशील शर्मा जो निर्दलीय पार्षद है जयपुर से, उनका जो कहना था वैसे ही कुछ आरोप कांग्रेस भी लगातार शिक्षा महकमे को लेकर लगाती आ रही थी। क्या सरकार ने गौर नहीं किया? ये सरकार को सब पता था लेकिन अंधेरे में सब चला गया। देखिए अश्विनी जी, आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि जो पार्टी जनसुनवाई में ये निर्देश दे दे कि जनसुनवाई उसी व्यक्ति की होगी जो भारतीय जनता पार्टी ये मंडल और जिला अध्यक्ष की अभिशंसा लेकर के आएगा। जिसके पास अभिशंसा का पत्र नहीं होगा उसके साथ दुर्व्यवहार कार्यकर्ता करेगा, पुलिस उसको भगाएगी वहां से। तो इसका साक्षी तो पूरा राजस्थान बना। उस निर्देश को मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, तो ये वास्तविकता है। सुशील जी ने बिल्कुल सही बात को साफ गोई के साथ रख दिया कि वो एक जनप्रतिनिधि के रूप। 1 मिनट आप है ना प्लीज बीच में मत बोलिए, आपका नंबर है तब क्या हीरालाल जी, उसका क्या जो पैसे लेकर ट्रांसफर की बात हो रही है, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष स्तर पर 5,000 रुपए की मांग हो रही है, बाहर बैठा दलाल 40,000 रुपए मांगता है, उसका क्या? देखिए, वो कहने को जनता स्वतंत्र है, कुछ भी कहे आरोप लगाने के लिए। यहाँ जनता नहीं है, पार्टी की प्रतिनिधि है। कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी भी यही बात कह रही है। यही बात अर्चना शर्मा जी के राज में कितना भ्रष्टाचार हमारे राज में क्या था? शायद मेरे ख्याल से विश्व के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। ये भ्रष्टाचार पर बात करें, ये उनके लिए शोभा नहीं देता। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ, मेरे ख्याल से आज तक की किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आपकी जवाबदेही जो है ना वो खत्म नहीं हो जाएगी। ये भ्रष्टाचार के लिए बोलने का इनको कोई वही नहीं, आपको ही है, आपको तो भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का अधिकार है। अब आप मुझसे बुलवाइए मत। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री राष्ट्रद्रोह जैसे प्रकरण में संलिप्त हो, जो अब आप मीडिया को फेस नहीं करती हो, उन मुख्यमंत्री काय के कंठस्थ, आप तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो। भ्रष्टाचार की जननी को मुख्यमंत्री बना रखा है। जानना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर दरअसल सच्चाई क्या है? जीरो टॉलरेंस कहने वाले नरेंद्र मोदी मौन हो गए। हमें सब अधिकार है विपक्ष में, क्योंकि सत्ता में रह करके आप लोग अपनी जवाबदेही से बच रहे हो और ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका क्या कहेंगे हीरालाल जी, इस बात का क्या जवाब देंगे? साफ तौर पर जनता बोल रही है, जनता झूठ बोल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, कोई देने की आरोप लगाता है तो पहली बात तो ये सवाल उठता है कि वो क्यों पैसे दे रहा है, क्या करें मजबूरी में? आप बताइए क्या करें? आप देखिए, देने वाला दोषी ये नहीं है, या उसने जब नौकरी करी है तो जहां वो चाहिए वहां जाए, पैसे देकर के कोई चीज स्थान पर जाना क्या नरेंद्र मोदी का ये वादा न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस नीति को यहाँ पर ताक पर नहीं रख दिया गया? जो सिस्टम डेवलप किया गया तबादलों के लिए, मंडल अध्यक्ष तक को शामिल किया गया, उस नीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? भ्रष्टाचार को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिला। हो सकता है जनता में कई तरह के अब कोई कार्यक्रम होते हैं, हमारी भी पार्टी कार्यक्रमों में जेब काट ली जाती है, तो क्या वो पार्टी कार्यकर्ता थोड़ी जेब कटे मौजूद हैं? इसी तरह के दलाल मौजूद हैं। जेब काटे नहीं जा रही, जेब से हक छीना जा रहा है। मोतीलाल जी झालावाड़ से, खालिद कुरैशी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े, जनता जुड़ी है, जनता से जान लेते हैं। मोतीलाल जी झालावाड़ से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये डार्क जोन, ये 10 जिले सरकार ने डार्क जोन कर रखे हैं जी, तो इन डार्क जोन की समस्याएं खत्म नहीं कर रही। हमने बहुत धरने प्रदर्शन कर लिए, अब की बार तो हमने 3 बार ये धरने की अनुमति भी मांगी, धरना भी इन्होंने अनुमति नहीं दी सरकार की। ये हर धर्मिता कहाँ की है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। चलिए मैं बात करूंगा जी मोतीलाल जी। मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इस नीति का उपयोग क्यों नहीं किया जाए? ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं दी? शुक्रिया आपका जी, मैं बात करता हूं। बिल्कुल शुक्रिया खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बात सही है, मोदी साहब ईमानदार हैं, लेकिन खाली मोदी साहब की ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो दिमक लगी है भ्रष्टाचार की देश में, इसको उनको सख्ती से पेश आना पड़ेगा। चलिए तब तक पेश नहीं आएगी, तब तक जो दिमक है पार्टी को भी साथ साथ में मिसाल पेश करनी होगी, वरना
पीएम की छवि पर भी दाग लग सकते हैं। इस बीच में आईसी श्रीवास्तव साहब, एक बात है, डार्क जोन का जिक्र यहाँ पर किया। शिक्षा महकमे में खास तौर पर कई ऐसे महकमे थे जहां से अब लोगों को गृह जिलों में लाना था, इसको लेकर भी नीति बन चुकी है, जिस नीति का आपने जिक्र भी किया। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि उस नीति पर काम होना चाहिए? डार्क जोन में जो लोग हैं, अपने गृह जिलों से 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जो लोग बैठे हैं, कम से कम उनको तो तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको भी ताक पर रख दिया गया। निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, एक जनरल पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पे, जिसमें मैं भी को पिटिशनर था, पहले पूर्व कैबिनेट सचिव भारत सरकार के TSR सुब्रमण्यम, उसमें उन्होंने निर्णय दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना चाहिए, इसमें तबादले, प्रमोशन, पोस्टिंग, इन सभी चीज़ों के लिए होना चाहिए। वो सिविल सर्विसेज के लिए कहा था। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग या किसी के लिए एक स्थापना के लिए और ट्रांसफर के लिए एक वो कमीशन या कमेटी होनी चाहिए जो कि उसका निर्णय के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार काम करे। तो ये तो बात हमेशा से हो रही है। शिवचरण जी माथुर कमेटी ने बहुत अच्छा अध्ययन किया, कर्नाटक का किया, केरल का, प्रदेश का किया, और वो सारी सिफारिशों दिया। उनके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस बात को नहीं माना। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं वो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे कहा गया कि उस जमाने में भी, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी, कि एक MLA जो है उनको 10-10 कोटा दिया गया, 10 ट्रांसफर्स का। मैं एक निजी काम से गया तो कह ले आप भी MLA साहब लिखा लाइए। अब बताइए, मैं उस वक्त राजस्व सचिव था और मैंने कहा साहब ये लिखवाने, जब आप कहाँ बैठे हुए तो मैं MLA साहब से कहाँ लिखवाने जाऊँ, अगर नहीं बनता है तो मत दीजिए। नहीं, तो मतलब ये परिपाटी नहीं है जिसको लेकर हम बीजेपी पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस में भी ऐसा ही रहा है। यस, बिल्कुल ऐसे ही रहा है। तो इतिहास कहता है। SP सिंह जी झुंझुनू से और मुख्तार अली साहब जोधपुर से, उनसे भी जान लेते हैं। SP सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहता हूँ, ये जो हमने मोदी साहब के नाम पर वोट दे दिए, तो इतनी बड़ी हमारे से गलती हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हम कैसे 3 साल निकालें ये सोच रहे हैं। इन लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है इस ट्रांसफर को। मैं तो इनका PA आम आदमी को अटेंड करता है और मंत्री जो बाहरी झूठा आश्वासन देके भगा देते हैं। या तो नागर साहब लगातार सुनते रहिए, जनता ही आपको बोल रही है जी। या तो मंत्री का जैक्ट ये तगड़ा, या फिर ये बड़ा बिजनेस है, 2 ही चीज है। अनमैरिड लड़कियों को इन लोगों ने जैसलमेर भेज दिया, इनको शर्म नहीं आई। चलिए, शुक्रिया आपका। मुख्तार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जोधपुर से? जी सर, मैं हमारे बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ये जो नीति गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि गुजरात मॉडल में कोई नीति है ही नहीं, ना थी नीति। जो इस नीति की बात कर रहे हैं, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, बराबर उससे उल्टा कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। सियाराम शर्मा जी, गुजरात मॉडल का जिक्र शुरुआत में किया गया था, साल में 2 बार तबादले हो सकेंगे, लेकिन आखिरी दौर में तबादले हुए हैं। पूरे स्कूलों का सेशन इफेक्ट हो सकता है, टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसे हालात में जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा मंत्री को क्या इस बात में जवाबदेह होना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान में इस समय जो ट्रांसफर हो रहे हैं या एडजस्टमेंट हो रहे हैं, समायोजन हो रहे हैं, निःशु से इस पर प्रवेश उत्सव पर इस प्रभाव पड़ रहा है। ये स्वाभाविक है। अध्यापक जो अपने ट्रांसफ़र के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं, छुट्टियों में जा रहे हैं, तो जो प्रवेश उत्सव उनको मनाना चाहिए, निःशु से वो प्रभावित हुआ है। और ये स्थिति शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार की बात सरकार बाहर, कोई भी सरकार हो, सब एक ही ढिंडोरा पीटती है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए, शिक्षा में गुणात्मक। मेरा तो केवल 2 सुझाव है शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है। 2, पहला तो यह है कि सरकारी खजाने से जो भी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके बच्चे आवश्यक रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ें, चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी हो या ये एक दूसरा मसला आ गया। लेकिन फिलहाल तबादलों को लेकर मैं बात करना चाह रहा था। नहीं, तबादला ट्रांसफर पॉलिसी कोई पॉलिसी रही है क्या इस बार? किसी पर काम किया है? कोई ऐसा नीति, कोई ऐसा बैकग्राउंड ग्राउंड रहा है जिस पर काम किया शिक्षा मंत्री ने? एक ही पॉलिसी रही है कि किस तरह से जो सरकारी स्कूल है उनको कमजोर किया जाए, टीचर्स में इतना लगातार असंतोष रखा जाए, उनमें डर पैदा किया जाए और उनको मजबूर किया जाए। तो फिर शिक्षा मंत्री किस बात का दावा करते हैं कि हमने सब अध्ययन किया, हमने सब ठीक ठाक किया, काम किया है, लगातार मंथन हुआ है, बैठकर लिस्ट बनी है, सिफारिशों पर बात हुई है, डिजायर को नोटिस किया गया है? पूरा जो शिक्षा विभाग है उसके अधिकारी हैं, सारे अधिकारियों को नकारा कर दिया गया है। हमारा डायरेक्टर है, चाहे शिक्षा सचिव है, चाहे नीचे के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों को एक क्लर्क से ज्यादा उनका कोई काम बचा नहीं है। सारा कुछ शिक्षा मंत्री के यहाँ से तय होता है और वो किस आधार पे तय होता है वो सारा सबके सामने आ गया है, राजनीतिक आधार पे हो रहा है। हालांकि जो कर्मचारियों के जो नियम बने हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी राजनेताओं से ना तो कुछ सिफारिश करवाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और हालात यहाँ ये है कि हमारी सरकार खुलेआम ये सब चल रहा है और फिर ट्रांसफर उद्योग की बात से सरकार नकार जाती है। कानून तोड़ उस्मान अली जयपुर से जुड़े हैं। उस्मान साहब नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये अभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो जनता ने जब इनको बहुमत दिया था तो ये बात थोड़ी सोच के दिया था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार है तो आपके राज्य में भ्रष्टाचार चाहिए, इसलिए थोड़ी दिया था। चलिए ब्रेक पर जाऊंगा मैं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा जरूर नागर साहब से वापसी करूंगा और आपके इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। जो शिक्षकों की तबादला सूची आई है उस संदर्भ में मंत्री महोदय ने पहले सभी शिक्षकों से आवेदन मांगे थे, सभी को 1 महीने का टाइम दिया गया था और जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अनुरूप सबके जहाँ जहाँ इच्छित स्थानांतरण चाह रहे थे वहाँ स्थानांतरण किए हैं मंत्री महोदय। तबादला नीति हुई है बिल्कुल गलत हुई है, इसमें जम करके भ्रष्टाचारी हुई है और जिन लोगों को जिस तरह से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसमें कोई इन्होंने सिद्धांत नहीं अपनाया है और उससे आम कर्मचारी दुखी है और कर्मचारियों का भयंकर शोषण